बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है कि फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स रेज टू पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2 एक्स रेज टू पावर 7। यानी एक बाइनोमियल है जिसका इंडेक्स 7 है। इस सारे को एक्सपेंड नहीं करना। एक रैंडम सी ऐसी कोई टर्म है एक्सपेंशन में राइट साइड पे। बाइनोमियल थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं ना तो राइट साइड पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ आती हैं एक्सपैंड होके। उसमें से एक ऐसी टर्म या वैल्यू हमने बतानी है कि जिसमें एक्स पावर 4 हो। सिमिलरली पार्ट नंबर 2, 3, ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इनके अंदर हमने वो टर्म्स बतानी है कि जिनके अंदर मखसूस पावर वाला वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। लेट्स सी कि इनको कैसे सॉल्व करना है और कैसे एक रैंडम टर्म फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने है कि हमने वो टर्म फाइंड आउट करनी है कि जिसमें एक्स की पावर 4 हो। बाकी कोई भी फाइंड नहीं करनी, डायरेक्ट हमने ये फाइंड करनी है। इसका एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि कोई भी रैंडम टर्म फाइंड करनी हो तो उसको आप बोलेंगे टी यानी टर्म, और वो आर पे डिपेंड करेगी। जो कम्बिनेशन का आर होता है उसमें आपने एक प्लस कर देना है तो आपके पास जो भी रिक्वायर्ड टर्म हुआ करेगी एन सी आर के फॉर्म में। यहाँ पे ए का मतलब पहली टर्म है बाइनोमियल में और एक्स का मतलब होगा दूसरी टर्म, और इसमें जो पावर होगी वो होगी एन माइनस आर और एक्स की पावर होगी आर। ऐसे ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो बाइनोमियल थ्योरम की हर टर्म में हम यूज़ करते थे, तो इसको जनरल कह दिया। अब ये वाला जो नीचे r+1 आया है इसको समझने के लिए कि ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये हमारे पास एक फार्मूला है। इसको देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बने। बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करके फिर देखते हैं कि ये फार्मूला क्यों वैलिड है। क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले हम जानते हैं कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी जब बाइनोमियल थ्योरम को हम एक्सपेंड करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हम देखते हैं बाइनोमियल लिखा होता है। बाइनोमियल मींस कि दो वैल्यूज़ उनका सम या उनकी सब्ट्रैक्शन, यानी अगर उसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखा होता है। हम पढ़ रहे हैं a+x की फॉर्म में, लिहाजा मैं यही लिखता हूँ रेज टू पावर n। n इज़ कॉल्ड एन इंडेक्स। लेफ़्ट साइड पे तो बाइनोमियल आ गया, उसकी पावर है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, जबकि राइट साइड पे इसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। हम लिखते हैं NC0 पहला नंबर, ठीक है। इन दोनों में से चलो पावर बाद में लगाते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स की। फिर उसके बाद दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल था, ए की पावर लिखनी है यानी पहले नंबर की पावर, तो वो होगी इन दोनों का डिफरेंस n-0। n-0 जो होता है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और अकेला n भी लिखा जा सकता था, और दूसरे नंबर के ऊपर जो पावर आती है वो होता है ये वाला r, बिकॉज दिस इज़ फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन एंड वी नो के कम्बिनेशन के फार्मूले में ये जो ऊपर लिखी जाती वैल्यू ये n है टोटल नंबर्स, और ये r है जो नंबर हम सिलेक्ट करते थे कम्बिनेशन में। उसके बाद था नेक्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में भी हम क्या करते थे, NC0 के बाद NC1 और पहला नंबर फिर सेकंड नंबर पे इनकी पावर लिखते थे। पहले नंबर की पावर आएगी कम्बिनेशन वाला जो n और 1 है उन दोनों के डिफरेंस यानी कि n-1, और जो x है यानी दूसरी वैल्यू इसके ऊपर पावर आएगी 1 बिकॉज ऑफ r। चलें जी, नेक्स्ट अगर देखें हम तो ये बन जाता है NC2 पहला नंबर और फिर बाद में दूसरा नंबर, और इनकी पावर लिखनी है n-2 और इधर आ जाएगा r2। इसको ऐसे ही हम एक्सपेंड करते जाते हैं एंड सो ऑन अप टू लास्ट वैल्यू आती है NCn और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू विच वाज x विच इज़ 0 और इधर आ जाएगा n। इसको बोलते थे बाइनोमियल थ्योरम। अब जबकि हमारा टॉपिक है
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो हमें ये बता दे, बजाय इसके कि हम ये सारा एक्सपेंड करें, उसके बाद हम कोई मखसूस टर्म फाइंड आउट करें जिसका हमें कहा गया हो, मखसूस कोफिशेंट फाइंड आउट करें जिसका हमें कहा गया हो। तो बजाय ऐसा करने के, टाइम वेस्ट करने के, एक ऐसा शॉर्ट मेथड होना चाहिए जो हमें टर्म्स के बारे में बताए। कोई भी टर्म है राइट साइड पे एक्सपेंशन के अंदर, आपने उस टर्म को डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। तो कैसे? अब जैसा कि हमने बात की कि इसके अंदर n है, जो इंडेक्स है, ये इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा पहली वैल्यू इन्वॉल्व है, दूसरी वैल्यू इन्वॉल्व है, और जब एक्सपेंड करते हैं तो ये कम्बिनेशन के फार्मूले में ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसको r बोलते हैं, ठीक है। ये इंक्लूड है। अब जिस इसकी जनरल टर्म हमने बनानी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले मैं अगर इनकी ये जो ऊपर लिखी है हमने, इनको अगर मैं लिखना चाहूँ कि दिस इज़ टर्म इन विच r इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो हमें नज़र आ रहा है कि दूसरे नंबर पे ये टर्म है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ टर्म इन विच 1 + 1, 1 + 1 2 बन गया। और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, t, और ये नीचे 2 था, r की जगह 2 आ गया, और इसमें कर दें +1। इसी तरह ये चलते गए हम इसी पैटर्न के ऊपर। तो ये जो t है टर्म को ज़ाहिर कर रहा है, इसमें जो पहला इधर हम बेसमेंट में लिख रहे हैं ये n है। कौन सा n? ये वाला, ये वाला। इस केस में ये जो 2 था ये वाला, ये 2 इधर आ गया। इस केस में ये जो 1 था ये वाला, ये इधर आ गया। इस केस में ये जो 0 था ये इधर आ गया। चलें जी, इस केस में भी ये n आ गया, और n के साथ यहाँ पे होना चाहिए +1, बिकॉज इस पैटर्न में अगर हम देखें तो +1 ऐड कर रहे हैं हम। ये अब ये इस केस में तो n मखसूस हो गया ना, इस केस के अंदर n, ये बिकॉज जो बाइनोमियल है उसके अंदर ये n r के बराबर आ गए। तो जनरल टर्म अगर हम इसकी बनाना चाहें, आप हम लास्ट में इसकी बना रहे हैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके, तो ये देखें ये बन गया t 0 + 1, दिस इज़ 1, ये बन गया 1 + 1 2, और ये बन गया 2 + 1 3, और ये इस मखसूस केस के अंदर तो ये n बना n, और अगर इसके दरमियान में से कोई हम ले लें, चले मैं इधर लिख देता हूँ n + 1 है फॉर लास्ट टर्म, आखिरी टर्म के लिए। इनके दरमियान में आपको कंसीडर करते हैं हम वैल्यू, सपोज़ मैं जूम इन करता हूँ, इसके दरमियान में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, n, और ये r, और साथ में a, और ये आ गया जनाब इसके साथ सेकंड वैल्यू विच इज़ x। इनकी पावर्स लिखनी है तो a की यानी पहले जो रकम है उसकी वैल्यू आएगी n - r, और जो दूसरी होगी उसके पावर r आएगी, बिकॉज यही पैटर्न हम पढ़ते आए हैं थ्रू आउट। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको भी हम जैसे ये बाकी हमने टर्म्स को नंबर दिया है, नाम दिए, वैसे ही एज इट इज़ हम इसको नाम दे देंगे, थोड़ा सा बाकियों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि डिफरेंस रहे। मैं इसको ब्लैक कलर में लिख देता हूँ t। अब वही पैटर्न अगर मैं इधर अपनाऊँ +1 और इसके साथ में ये r आ गया, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ टर्म, और कितनी टर्म है, कितने नंबर पे है, तो r पे डिपेंड करेगा, ये हमें नंबर बताएगी। r में एक ऐड कर देने से हमें ये मिल जाएगी टर्म। चलें जी, ओके। तो ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है t r+1, ये वाली टर्म है जनाब, जिसको हम जनरल टर्म कह सकते हैं, और जनरल टर्म का ये फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? अब मैं इस चीज़ को निकाल के बाहर लिख देता हूँ कि कोई भी रैंडम टर्म दरमियान में आ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है। ये तो उसका स्पेसिफिक केस बन गया ना, लास्ट वाला, और ये स्पेसिफिक केस बन गया फर्स्ट वाला 0 + 1। बट जनरल रैंडमली दरमियान में से कोई भी आ जाए तो हम उसको इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको मैं क्लोज़ करके अगर लिखना चाहूँ कि रैंडमली किसी भी टर्म की वैल्यूज़ आपने निकालनी है, तो वो जनाब बनेगी फार्मूला टर्म डिपेंडिंग ऑन r + 1, यानी r से एक नेक्स्ट वाली, तो दिस वन विल इक्वल NCr, ठीक है। और a, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद जो सेकंड टर्म होगी उसको x बोल ले, उसके ऊपर ये पावर r आ गई। बिल्कुल वही पैटर्न जो थोड़ी देर पहले हमने
T1 के लिए फाइंड आउट किया, T2 के लिए फाइंड आउट किया, T3 के लिए किया, स्पेसिफिकली Tn+1 के लिए किया। उसी का हम एक ये कंटिन्यूशन ही कह सकते हैं, रेंडमली किसी टर्म के लिए थी, और ये काम देगी हमें अभी जो हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं अपने, उन क्वेश्चंस के अंदर ये एक दफ़ा पढ़ लिया, अब इसी चीज़ को यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने अभी देखा कि कैसे जो जनरल टर्म है कोई भी रेंडमली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करेगी आर पे। आर 0 होगा तो पहली टर्म होगी, आर 1 होगा तो सेकंड टर्म, आर 3 होगा तो ये फोर्थ टर्म बन जाएगी, एंड सो ऑन। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें चाहिए। बाइनोमियल के अंदर अगर देखें तो हमारे पास एक होता है n, जो कि मेन चीज़ होती है, इंडेक्स बोला जाता है इसको। इंडेक्स के बाद जो पहली वैल्यू होती है बाइनोमियल के अंदर, इस केस में अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये जो 3 है बाइनोमियल की फॉर्म में, इसको a बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन दिस केस a इज़ 3, और जो बाइनोमियल के अंदर दूसरी टर्म होती है उस टर्म को नाम दिया जाता है x का। इन दिस केस दिस इज़ -2x। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, बट हमने गौर किया कि इसमें x मिस है, तो हमारा जो तमाम काम होगा वो ये है कि हमने इस बेसिक फार्मूले को यूज़ करना है। इसमें से पहले r निकालना है, r निकालेंगे, अगेन इसके अंदर हम r पुट कर देंगे कंपेयर करने के बाद, और हमारे पास वो टर्म आ जाएगी कि जिसमें x की पावर 4 इन्वॉल्व होगा। देखते हैं कि वो कैसे आती है। इन तीनों वैल्यूज़ को, ये जो n a और x की वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, इनको पुट कर देते हैं इस फार्मूले के अंदर। इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये बन गया t, r अवेलेबल ही नहीं है, r+1 आ गया एज इट इज़। n अवेलेबल है, n की वैल्यू है इंडेक्स 7 है इस केस के अंदर। r की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, r एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर उसके बाद a है, a का मतलब बाइनोमियल की पहली टर्म विच इज़ 3 रेज़ टू पावर n माइनस r। अब n तो है लेकिन r नहीं है। x कहते हैं दूसरी वैल्यू को बाइनोमियल की, तो इस केस में -2x है जनाब। इसकी पावर 4 आनी है, r आनी है, सॉरी, बाद में बताता हूँ 4 कैसे बनेगा r। तो ये जनाब हमने एक वैल्यू लिख दी है। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 7r, उसके बाद 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस r। जस्ट ये वाला जो स्टेप है इसमें -2 रेज़ टू पावर अलहदा हो जाएगी, और ये जो साथ में आ गया x रेज़ टू पावर r, ये अलहदा होगी। अब देखें हमारे पास ये जो केस बना है इसमें x रेज़ टू पावर r आ रही है, और कहीं भी यहाँ पे x नज़र नहीं आ रहा आपको, तो x रेज़ टू पावर r है। इसको अगर हम कंपेयर करें अपने इस x रेज़ टू पावर 4 के साथ, तो हमें पता चला कि ये बेसमेंट में x है, ये बेस के तौर पे, और इसके ऊपर जो वैल्यू है ये वाली चीज़, ये r होनी चाहिए। तो दोनों को जब कंपेयर किया तो कंपेयर करने से हमें जो रिज़ल्ट मिला वो रिज़ल्ट ये मिला कि r की जो वैल्यू है दैट इज़ 4। ऑन कंपेयरिंग r इज़ इक्वल टू 4 लें जी, ये हमें कंपेयर करने से पता चला है। अब अगर डाटा यूज़ करें, r4 यूज़ कर लेते हैं, n7 यूज़ कर लेते हैं एज इट वाज गिवन, a3 यूज़ कर लेते हैं, और x -2 यूज़ करते हैं। तो अगेन ये तमाम वैल्यूज़ ऊपर वाले फार्मूले में अप्लाई करें, जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसके अंदर अगर हम पुट करके सॉल्व करें तो हमारे पास डेफिनेटली वो टर्म फाइंड आउट हो जाएगी कि जिसके अंदर x रेज़ टू पावर 4 इन्वॉल्व होगा। तो मैं अप्लाई करता हूँ। फार्मूला था t r+1, r4 है तो 4+1 वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस वाज इक्वल टू n(c(r), n7 था, r4 था, बस ये r फाइंड करना ही इसमें मेन काम है। 3 रेज़ टू पावर n माइनस r था, 7 - 4 दिस इज़ 3, और उसके बाद था -2, और ये देख लेते हैं -2 रेज़ टू पावर r। ये जो फार्मूला था इसको एक्सपेंड किया था तो ये बन गई थी। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, 7c(r) पुट होगी, 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस r पुट हो गई है, -2 रेज़ टू पावर r। अब r क्या है, r इस केस में था 4, और साथ में आ रहा है x रेज़ टू पावर r की जगह 4 आ जाएगा जो हमें रिक्वायर है।
बस जस्ट इसको अब सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जनाब जो टर्म नंबर 5 है, टर्म नंबर 5 उसकी बात हो रही है और उसकी वैल्यू क्या है? टर्म नंबर 5, हाँ 5 की उसकी वैल्यू है 35, 7 × 4 35, 3 रेज़ टू पावर 3 इज़ 27, -2 इसकी पावर आ रही है जनाब इवन 4, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ 16 एंड x रेज़ टू पावर 4 साथ में आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 35 × 27 × 16 कैलकुलेटर पे, तो ये हमें मिला 15 120 x रेज़ टू पावर 4। तो ये जनाब टर्म नंबर 5 थी और इसका कोफिशिएंट है 15 120 x रेज़ टू पावर 4। तो ये बड़े ही अच्छे तरीके से हमने जो पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 3 का, आर को कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाली और इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अब इसके पैरेलल हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2, देखते हैं कि वो कैसे होगा। ये पार्ट हमारे सामने है। x रेज़ टू पावर -2 ऐसा वेरिएबल x जिसकी पावर के अंदर -2 आ रहा हो, हमने वो वाली टर्म फाइंड करनी है। एग्जैक्टली 110% उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो प्रीवियस पार्ट में हमने किया। तो अगर इस पार्ट में देखें तो जो इंडेक्स है n, दिस इज़ 13, और अगर पहली वैल्यू देखी जाए जिसको हमने a बोला था, दिस इज़ x, सेकंड वैल्यू बोली जाए बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो सॉरी ये मैं मिस्टेक कर गया हूँ, पैटर्न सेम रखते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ x और जो सेकंड है जिसको x बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, दिस इज़ -2/x²। लें जी, अब जो टर्म है बेसिक फार्मूला वो लिखूँ मैं अगर, तो वो है टर्म r+1, दिस इज़ इक्वल टू NCR। चलें इसमें NCR नहीं लिखते, हम डायरेक्ट फार्मूला अपना पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले में। वैल्यूज़ क्या है? n की वैल्यू है जनाब 13, r तो हमने फाइंड करना है और जो पहली वैल्यू होती है वो लिखनी है, इसकी पावर लिखनी है, पावर होती है n - r, यानी 13 - r, और उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखनी है -2/x² रेज़ टू पावर r। अब r अकेला आ जाएगा ये, लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट कौन सा r, इसको कंपेयर भी करना है बाद में -2 के साथ, लेकिन x की पावर होनी चाहिए -2। x की पावर एक तो ये बन रही है 13 - r और एक x ये इन्वॉल्व हो रहा है। पहले तो इनको एक पेज पे होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे ये सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करते हैं इसी लाइन में कि ये आ जाएगा 13 CR एज इट इज़, और साथ में x है और इसकी पावर है 13 - r एज इट इज़, और साथ में जो है -2 रेज़ टू पावर r, इसको सेपरेट कर देते हैं, -2 रेज़ टू पावर r, और ये जो है 1 रेज़ टू पावर x² रेज़ टू पावर r, ये अलहदा हो जाएगा। एक और स्टेप हम मज़ीद करें अगर सॉल्व, तो ये बन जाएगा 13 CR, ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है x के पावर में 13 - r, और साथ में है -2 रेज़ टू पावर r। जस्ट हम इस स्टेप तक पहुँचे हैं कि जो ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये वाला, अगर इसकी पावर नेगेटिव में लिख दें, इसको बट्टे के ऊपर ले जाएं, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो x रेज़ टू पावर +2 है तो ये बन जाएगा -2, और जब पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो ये -2r बन जाएगा। जस्ट ये बात समझाना मकसूद थी, और यही हमने अब इधर लिखना है। क्या लिखना है कि x रेज़ टू पावर माइनस बन गई और 2r मल्टीप्लाई होने के बाद एक स्टेप मज़ीद सॉल्व करते हैं। क्यों, किस लिए कि ये x है, इसकी पावर है और ये x है,
इन दोनों को हम ऐड अप करते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इन पावर्स को ऐड करके लिखते हैं, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। तो कैसे, ये बन गया 13 CR और -2 रेज़ टू पावर R, ये वाली वैल्यू लिख दी, ये लिख दी, इन दोनों को ऐड करेंगे, x एक दफ़ा लिख देते हैं और पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। ये 13 -R है और ये -2R है, -3R बन जाएगा, 13 रेज़ टू पावर 13 - 3R x रेज़ टू पावर। अब इस चीज़ को अगर कंपेयर करें अपने जो क्वेश्चन उसने पूछा हमें, उस क्वेश्चन में तो उसने कहा है जनाब कि x रेज़ टू पावर -2 वाला कोफिशिएंट या टर्म फाइंड आउट करें। तो इस -2 को अब x की इस पावर के साथ हमने कंपेयर करना है, इस पावर के साथ। अब ये पावर क्या है, 13 - 3R, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टर्म हमें चाहिए उसमें x रेज़ टू पावर -2 इन्वॉल्व है। तो कंपेयरिंग बोथ, कंपेयर करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग 13 - 3R दिस इज़ इक्वल टू -2, और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये बन जाएगा 13 + 2 दिस इज़ इक्वल टू -3R, और जो R की वैल्यू बनेगी 13 + 2 15, और 3 डिवाइड करेगा तो R हमें 5 मिल जाएगा। सो वी कैन से R इज़ 5 together with n 13 first term, x second term -2/x²। इन तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और अब हम अपनी टर्म की तरफ बढ़ते हैं। टर्म का जनरल फार्मूला वैल्यूज़, उसकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। कंपेयर करने से हमने आर की वैल्यू निकाली, अब हमने आर की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ पे पुट करनी है, ये जो इससे प्रीवियस स्टेप हमने किया सिंप्लीफाई करने के बाद, उसकी जो लास्ट टर्म बन रही है वो ये बनी 3CR -2 रेज़ टू पावर R x रेज़ टू पावर 13 - 3R। R की जगह 5 पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें तो हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेट्स सी। ओके, सो 13C5 -2 रेज़ टू पावर 5 R है, R की जगह 5 आ गया, और फिर x है, x रेज़ टू पावर 13 -5 आएगा, 5 3 टाइम 15। सो अब हम इसको पुट करेंगे 13C5 की वैल्यू, 13C5 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 13 × 11 × 9, चलें एक दफ़ा इसको ऐसे लिखते हैं, -2 रेज़ टू पावर 5, माइनस की पावर ऑड है लिहाजा ये माइनस आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 ये होता है 32 एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट है x रेज़ टू पावर -2, ये देखें -2 जो x रेज़ टू पावर -2 उसी का हमने कोफिशिएंट और टर्म फाइंड करनी थी, तो ये अपेयर हो गया, इसको जस्ट सॉल्व कर लें, और 13C5 और -32 ये बन जाएगा 13 11 9। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में आंसर बनेगा, माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, 4 1 1 8 4 x रेज़ टू पावर -2। सो x रेज़ टू पावर -2 अपेयर हो चुका है, और इसके साथ ये कोफिशिएंट आया, तो ये मिल के टर्म बन गई। कौन सी टर्म बनी थी, इधर मैं लेफ़्ट साइड पे लिखना स्किप हो गया, ये था TR + 1, R की जगह 5 आ गया +1, तो ये हो गया T6। तो जो 6 टर्म है जनाब उसकी बात हो रही थी और हमने फाइंड कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, इसका 3rd पार्ट रिमेनिंग है। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, फॉलो करके
जिसकी भी पावर कहे, एक्स की कहे या ए की कहे, जो भी डिमांड हो वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है और आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाए, पार्ट नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लेंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।